अ, हमारा आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कंडक्टर्स एंड प्लाज्मास। तो ये भी टॉपिक हम जो है वो जेडी जैक्सन से पढ़ेंगे। जेडी जैक्सन थर्ड एडिशन का है, पॉइंट चैप्टर 7 में है ये हमारा, एंड टॉपिक है 7.5। ठीक है। हाँ, एज यू कैन सी कि इसके अंदर भी बहुत सारी थ्योरी है। लेट मी शो यू। देखो, ये वाला टॉपिक जो है इसमें हम ये पढ़ लेंगे सिंपल मॉडल फॉर एप्सिलॉन एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा। देन ये डेरिवेशन जो है, इक्वेशंस कैसे आई ये मैं बता दूंगी आपको। ये बी जो हमारा है, एनोमलस डिस्पर्शन एंड रेजोनेंट अब्जॉर्प्शन क्या होता है, दैट आई विल शो यू। ठीक है। उसके बाद में ये ग्राफ कैसे आए रियल एंड एप्सिलॉन के, दैट आई विल शो। लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये मैं बता दूंगी आपको, है ना। और हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये टॉपिक जो है वो बहुत लेंदी है, लेकिन एग्जाम में इतना सब कुछ अपन नहीं लिख सकते, राइट। सो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने निकाल ली है। इक्वेशंस हम सारी डिराइव करेंगे, इक्वेशंस में सारी बताऊंगी। सो ये मेरे नोट्स हैं यहाँ पे। सो फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स कंडक्टर्स एंड प्लाज्मास, ये मैं तीनों करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले देखो, इन द एब्सेंस ऑफ डिस्पर्शन, जब डिस्पर्शन नहीं होता है, एन आर्बिट्रेरी वेव ट्रेन ट्रेवल्स विदाउट डिस्टोर्शन। सो किसी मीडियम में जब डिस्पर्शन नहीं होता है तो वेव जो होती है वो, उसका शेप कोई डिफॉर्म नहीं होता है, वो इजीली ट्रेवल करती है विदाउट एनी डिस्टोर्शन। बट इन रियलिटी ऑल मीडियम शो सम डिस्पर्शन, बट रियल में क्या होता है, सारे मीडियम जो होते हैं वो थोड़ा बहुत डिस्पर्शन शो करते हैं। न्यू इफेक्ट्स अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ एप्सिलॉन एंड म्यू। तो इस वजह से क्या होते हैं, नए नए इफेक्ट आते हैं अगर जो एप्सिलॉन है और म्यू जो है उनका किसके ऊपर डिस्पर्शन, किसके ऊपर डिपेंडेंस होता है, ओमेगा पे डिपेंडेंस होता है। एप्सिलॉन जो होता है उसका ओमेगा पे डिपेंडेंस होना, म्यू जो है उसका ओमेगा पे डिपेंडेंस होना, इस वजह से नए इफेक्ट अराइज होते हैं। सो टू एग्जामिन सम ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंसेस, तो कुछ ऐसे इफेक्ट जो हैं उन्हें हम एग्जामिन करेंगे। वी नीड टू डेवलप एटलीस्ट अ सिंपल मॉडल ऑफ डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन का एक मॉडल जो है वो हमें डेवलप करना है। तो पहला टॉपिक है हमारा, इसके अंदर सब टॉपिक है सिंपल मॉडल फॉर एप्सिलॉन ओमेगा, सिंपल मॉडल, ओके। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज minus e bound by a harmonic force and acted on by an electric field e is given by। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है F इज इक्वल्स टू एम ए, जस्ट होल्ड ऑन। हमारे पास इक्वेशन होता है F इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। और अगर हमारे पास ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर डबल डॉट, तो ये तो हमारे पास होता ही है। नाउ बीएससी में याद कीजिए, जब हमारे पास अगर किसी मीडियम के अंदर पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसके साथ साथ उसमें डैम्पिंग भी हो रही है, सो आपको मैं डायरेक्टली वहां पे वो लिख रही हूँ, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसकी जो इक्वेशन आती है, इसकी इक्वेशन में जो फोर्स होता है उसमें कौन कौन से टर्म होते हैं, एम आर डबल डॉट तो होगा ही होगा, साथ में क्योंकि हार्मोनिक वहां पे ऑसिलेशन हो रहे हैं, ऑसिलेशन के लिए हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर आर का टर्म होता है। और क्योंकि वहां पे डैम्पिंग हो रही है, एंड इफ यू रिमेम्बर जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो हमारा माइनस का बीटा वी या फिर गामा वी दिया जाता है, मतलब वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और गामा जो होता है वो डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है, और ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसलिए हमेशा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है। सो अब इन सबको मिला के हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये देखो, यहाँ पे m, और फर्स्ट फंक्शन तो ये रहा ma जो मैंने अभी भी बताया था, ये गामा आर डॉट, आर डॉट वेलोसिटी है, गामा डैम्पिंग कोफिशिएंट हो जाएगा, और हार्मोनिसिटी के लिए हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी अपन ने देखा है d2x अपॉन dt स्क्वायर इज प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो ये जो होता है एक्सेलरेशन होता है, उसके साथ में क्या आता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ऐसा था 3 डायमेंशन में कितना आ रहा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर हमारे पास आ रहा है। ठीक है। सो ये जो है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया ना, एम ए। अब इज इक्वल्स टू, ये उसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है, सो माइनस ई चार्ज पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करेंगे तो फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस ई इंटू ई आ जाएगा, ये क्यू ई फोर्स होता है। यहाँ पर गामा जो है दैट मेजर्स द डैम्पिंग फोर्स इफ द फील्ड वेरीज हार्मोनिकली इन टाइम विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई की पावर माइनस आईओटा ओमेगा टी के हिसाब से वेरी करे, तो उसका जो ऑसिलेशन होंगे, पार्टिकल के जो ऑसिलेशन होंगे, यानी आर जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे फोर्स लगेगा वेरी करेगा, वैसे डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा। सो आर को भी हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए आर नॉट ई रेस टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी उसी अकॉर्डिंग वेरी होगा। तो डाइपोल मोमेंट जो है
कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वन इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन जो ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेशन की वजह से वहां पे डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, और वो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कितना होगा, हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डिस्टेंस होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ले रहे हैं तो माइनस का ई, और डिस्टेंस की जगह हमने क्या लिया है, आर लिया है। इसका एक्सप्रेशन ये आएगा। अब ये एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ये एक्सप्रेशन था हमारे पास में, ये इक्वेशन थी हमारे पास में। सॉल्यूशन हमने ये माना था, अगर ये इसका सॉल्यूशन हो तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म में m बाहर मिल जाएगा, r डबल डॉट निकालते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें t के रेस्पेक्ट में 2 बार। तो माइनस का यहाँ पे देखो d2r अपॉन dt स्क्वायर 2 बार करेंगे तो t का कोफिशिएंट है माइनस का आई ओमेगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, साथ में आर नॉट ई की रेस्ट पावर माइनस आई ओमेगा टी एज इट इज आ जाएगा। माइनस का आयोटा, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, पर आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में कितना है, आर नोट है, और साथ में कितना एक्सपोनेंशियल वाला टर्म जो कि यहाँ पे बाहर है। सिमिलरली यहाँ पे आपको आर नोट यानी आर डॉट, सॉरी आर का एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो ये माइनस का आई ओमेगा गामा आर नोट आ जाएगा, और यहाँ एज इट इज है तो आर नोट, और ये एक्सपोनेंशियल सब में कॉमन आएगा। राइट हैंड साइड में हमारा एज इट इज है, सब में से आपने जो है आर नोट भी कॉमन ले लिया, यहाँ से आर नोट आ जाएगा, यहाँ से तो आर नोट को भी बाहर ले लिया। अब ये आर नोट जो है यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप क्या लिख सकते हो, आर, ये आर हो जाएगा। तो अगर इस आर की वैल्यू निकालनी है सो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। सो जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। करेक्ट। तो डाइपोल मोमेंट जो था वो माइनस का ई था, माइनस का ई इंटू आर। सो इसी आर में इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस का ई से। सो वी विल गेट दिस टर्म, और ये जो ब्रैकेट में है ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये रहा, पी का ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया। अब देखो, इफ देर आर एन मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए हमारा जो सब्सटेंस है उसमें यूनिट वॉल्यूम में कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स है, और हर मॉलिक्यूल के पास में जेड इलेक्ट्रॉन्स है, और हर इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट इतना है, एक इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट इतना है, तो जेड का कितना होगा, जेड इंटू पी। और अगर एक मॉलिक्यूल का इतना है तो एन मॉलिक्यूल का कितना होगा, एन जेड इंटू पी। करेक्ट। नाउ इंस्टीड ऑफ अ सिंगल बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल, मान लीजिए कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है, उनकी बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी सबकी सेम नहीं है, बल्कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। सो एफ जे इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ जे इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के अंदर एफ जे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा जे है, और डैम्पिंग कांस्टेंट भी सबका डिफरेंट डिफरेंट है, गामा जे है उनका। देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे आएगा। चलो इसको देखते हैं, इसको डिराइव करना है। ओके, देखो कैपिटल पी और स्मॉल पी में डिफरेंस समझना। कैपिटल पी जो है वो होता है पोलराइजेशन, और स्मॉल पी जो होता है वो डाइपोल मोमेंट होता है, और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है ये हमने बीएससी में पढ़ा है। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज पोलराइजेशन। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट आता है टोटल, उसे कहते हैं पोलराइजेशन। हमें क्या कहा गया है कि यूनिट वॉल्यूम में आपके पास एन मॉलिक्यूल है, तो अगर हम इन एन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकाल लें तो वो सारा डाइपोल मोमेंट किसका कहा जाएगा, यूनिट वॉल्यूम का कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल कितने हैं, एन। सो यूनिट वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, एन इंटू स्मॉल पी। एक मॉलिक्यूल का स्मॉल पी है तो हमारे पास, एक मॉलिक्यूल का स्मॉल पी नहीं है, एक मॉलिक्यूल का कितना है, जेड इंटू पी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, जेड थे। सो एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है जेड पी, तो एन मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, एन जेड पी। और क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूनिट वॉल्यूम के हैं तो ये पूरा डाइपोल मोमेंट किसका कहा जाएगा, यूनिट वॉल्यूम का कहा जाएगा। और यूनिट वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट जो होता है उसे पोलराइजेशन कहते हैं। सो पी इज इक्वल टू एन जेड पी। पी की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे, ये पूरी जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे, इस जगह। सो हमें यहाँ से ये रिलेशन मिल जाएगा। बीएससी में हमने पढ़ा है पोलराइजेशन का फॉर्मूला होता है एफ पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई टाइम सी। नाउ इधर का भी एलएचएस और एलएचएस सेम है, सो आरएचएस ये वाला और ये वाला एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। यहाँ पे देखो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा। करेक्ट। और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो तो काई की वैल्यू आ जाएगी। सो काई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बट आई थिंक मैंने एप्सिलॉन नॉट को शिफ्ट नहीं किया है। सो यहाँ पे मेरे पास एप्सिलॉन नॉट भी है। करेक्ट, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है क्या, यस, एप्सिलॉन नॉट हमने शिफ्ट कर दिया है। अब देखो,
हमें क्या कहा गया था किस पैराग्राफ में, ये जो पैराग्राफ हमने यहाँ पढ़ा था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पैराग्राफ में कहा क्या गया है, इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जब आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया था तो आपने ये माना था कि जो जितने भी जेड इलेक्ट्रॉन्स है सबके लिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा और डैम्पिंग कांस्टेंट सेम है। लेकिन अगर ये सेम नहीं होते हैं तो मान लीजिए एफ जे इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका फ्रीक्वेंसी ओमेगा जे है और डैम्पिंग कांस्टेंट गामा जे है, तो उसके उस टाइम पे हमने यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जेड लिख लिया था। इस जेड की जगह टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एफ जे का हमें क्या करना पड़ेगा, सारा जे पे समेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एफ जे जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग आ रहा है। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एफ जे इलेक्ट्रॉन, सपोज जे की वैल्यू 1 से 3 जाती है, तो F1 F2 और F3 है, ये मिलके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे एक मॉलिक्यूल में। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में वो Z है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन एफ जे हो जाएगी। तो इस Z की जगह हमें क्या रखना है, समेशन एफ जे रखना है, बाकी टर्म एज इट इज रखेंगे। सो काई हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो N E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट M, ये तो हमने यहाँ लिख दिया, करेक्ट, ये तो हमने यहाँ लिख दिया है। और इसे z की जगह हमने लिख दिया समेशन एफ जे, और ये जो टर्म था ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी साथ ही में। अब यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि हमने जे लगा दिया है, तो इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा जे। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहेगी, और यहाँ पे गामा की जगह क्या लग जाएगा, गामा जे लग जाएगा, और ऊपर पावर उसकी -1 हो जाएगी। सो ये हमारा काई का एक्सप्रेशन आ गया, करेक्ट। सो हमारे पास में काई हमें मिल चुका है। अब जैसे ही हमें काई मिला है ना, काई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट आ जाएगा, और एप्साइलन किसका फंक्शन है, ओमेगा का, शुरू में ही देख लिया था हमने, इज इक्वल टू 1 प्लस काई, तो ये 1 आ गया, और ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी अभी इसका डेरिवेशन आपको करके बता दिया है, जहां पर z हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था सिंपल मॉडल फॉर एप्सिलॉन ओमेगा। नाउ एनोमलस डिस्पर्शन एंड रेजोनेंट अब्जॉर्प्शन। तो यूजुअली क्या होता है कि जो गामा जी होता है, डैम्पिंग कांस्टेंट जो होता है, वो ओमेगा जैसे बहुत कम रखा जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो एप्सिलॉन ओमेगा जो होगा दैट विल बी रियल फॉर मोस्ट फ्रीक्वेंसीज। अब ये क्या बात हुई, ये कैसे कह सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखो आप। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये कह रहा है कि, इक्वेशन 1 में कह रहा है कि आपके जो पास जो गामा जे है ये ओमेगा जे से कम होगा, गामा जे जो है वो ओमेगा जे से कम होगा। सो यानी कि एक बार के लिए इस टर्म को अवॉइड कर देते हैं, बहुत छोटा है तो जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो जो हमारे पास इमेजिनरी आयोटा वाला टर्म था, आयोटा वाला टर्म हट चुका है, तो अब जो एप्सिलॉन ओमेगा है उसके अंदर ये पूरा टर्म जो मिला है, इसमें आयोटा वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ये सारा का सारा पार्ट कैसा हो गया, रियल हो गया, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट को हमने अवॉइड कर दिया। सो एप्सिलॉन ओमेगा इज रियल फॉर मोस्ट फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें भी हमारे पास यहाँ पे ओमेगा जे का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो दो कंडीशन लगाते हैं। अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा जे हुआ, यानी ये टर्म छोटा हुआ, ये टर्म अगर छोटा हुआ और ये टर्म बड़ा हुआ, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, उस कंडीशन में ओमेगा जे का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा जे बड़ा है। और अगर ओमेगा जे छोटा होता है तो ये क्वांटिटी लेस देन जीरो आ जाएगी। यहाँ पर भी अपन को समझ में आ गया, ठीक है। नाउ हेंस एट लो फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब जो ओमेगा लेस देन ओमेगा जे है, ओमेगा लेस देन ओमेगा जे वाली कंडीशन में हमारे पास ऑल द टर्म्स इन द सम contribute with the same positive sign and we get epsilon greater than 1। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब आपका ओमेगा लेस देन ओमेगा जे है तो एप्सिलॉन ओमेगा पॉजिटिव 1 से बड़ा आएगा। कैसे 1 से बड़ा आएगा, इक्वेशन 1 के अंदर वापस देखो, इक्वेशन 1 के अंदर पहले तो इस गामा वाले पार्ट को हटा दो, इसको तो हमने हटा ही दिया है, और अब ये बोल रहा है लो फ्रीक्वेंसी पे, ये बोल रहा है ओमेगा लेस देन ओमेगा जे होगा, तो ये टर्म छोटा है, करेक्ट, और ये टर्म बड़ा हो जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव है, 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 तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो रही है, 1 के अंदर ऐड हो रही है। अगर 1 के अंदर ऐड हो जाएगी तो एप्सिलॉन जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये हमने क्या किया था, लो फ्रीक्वेंसी पे किया था, ये हमने ओमेगा की वैल्यू कम रखी थी। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा को बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे ही अपन ओमेगा को बढ़ाते जाएंगे, जस्ट होल्ड ऑन, एज सक्सेसिव वैल्यूज आर पास्ड, इसका मतलब है अभी आपने लो फ्रीक्वेंसी की बात करी थी, अब आप ओमेगा को, तो
जब ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो बाद में क्या होगा, मोर एंड मोर करेंगे तो नेगेटिव टर्म्स, ऑब्वियसली अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो एक टर्म ऐसा आएगा ना कि ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी थी, ये ओमेगा लेस देन ओमेगा जे, ये ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा जे हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो क्वांटिटी पॉजिटिव हो रही थी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हमें रिजल्ट ऑपोजिट मिलेगा, एप्सिलॉन जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ओमेगा लेस देन ओमेगा जे पर हमें ये क्वांटिटी 1 से बड़ी मिल रही है, और ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा जे पर हमें ये क्वांटिटी 1 से छोटी मिल रही है। यानी कि जो स्विच हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जे पर हो रहा है। सो एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जे रियल पार्ट जो होता है वो वेनिश कर जाता है, और उस कंडीशन में हमारे पास एप्सिलॉन प्योरली इमेजिनरी हो जाता है। कैसे, ये इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 में अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जे हो जाए, अगर ओमेगा जे इक्वल टू ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो रियल पार्ट तो हट ही जाएगा। उस कंडीशन पे हम इसको भले ही कितनी छोटी क्वांटिटी हो लेकिन जीरो से तो बड़ी होगी, तब हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ आयोटा वाला टर्म रह जाएगा। तो ये पूरा पार्ट जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा जे पर एप्सिलॉन का जो बिहेवियर होता है वो डोमिनेट करता है, कौन सा वाला पोर्शन, इमेजिनरी पोर्शन डोमिनेट करता है। तो इस हिसाब से अब इनका ग्राफ देखना, ये ग्राफ देखो। सो ये ग्राफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ। सो द जनरल फीचर ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एप्सिलॉन अराउंड टू सक्सेसिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज शोन बिलो। अब ये ग्राफ को समझना अपना, इस ग्राफ को यहाँ पे समझते हैं अपन। हम रियल पार्ट की बात करते हैं, ये मान लीजिए 1 पे वैल्यू है। सो जैसे जैसे इसकी वैल्यू 1 रहती है उसके बाद में पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, करेक्ट। जैसे जैसे हम ओमेगा बढ़ाएंगे तो वो 1 पे जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे सपोज करो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जे होता है, तो सडनली ये वैल्यू 1 से कम होनी है, तो ये वैल्यू देखो डिक्रीज हो जाती है, सडनली ये डिक्रीज हो जाती है, ये 1 से कम हो जाती है, करेक्ट। और हमने कहा कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जे पर ये चीज हुई थी, और इस वैल्यू पर रियल पार्ट तो वैनिश हो जाता है, और कौन सा पार्ट डोमिनेट करने लग जाता है, इमेजिनरी। इसलिए जो इमेजिनरी पहले जीरो चल रहा था, देखो जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन नील था क्योंकि गामा जीरो हमने ले लिया था, लेकिन जैसे ही ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जे पर आप बात करेंगे वहां पे रियल पार्ट का तो ये जर्क बनेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट देखो डेल्टा फंक्शन की तरह उभर के आया है, यानी इसकी वैल्यू सडनली बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा जे पर केवल इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा, रियल पार्ट क्या हो चुका था, वेनिश हो चुका था। और ओमेगा जे के बाद में इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर जो चीज हो रही है ना, इससे हम रेजोनेंस बोलते हैं, ये रेजोनेंस है। तो ये पहली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जे। ओमेगा जे का मतलब जे की वैल्यू 1 और 2 कुछ भी हो सकती है, तो सपोज ओमेगा जे की वैल्यू जब ओमेगा 1 है तो पहली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। यही जर्क आपको सेकंड टाइम पे मिलेगा ओमेगा 2 पे, तो ये वापस ये वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, फिर देखो 1 से ऊपर बढ़ेगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी, ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जे पर अगेन होगा, तो यहाँ पर फिर से जो इमेजिनरी पार्ट है वो फिर से उभर के आया वापस। सो आई होप ये ग्राफ जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। अब हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल डिस्पर्शन इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज ऑफ रियल ओमेगा विद ओमेगा। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ा रहे थे अपन, वैसे वैसे रियल पार्ट बढ़ रहा था, ये होता है आपका नॉर्मल डिस्पर्शन। एनोमलस में उल्टा होता है, जब ओमेगा बढ़ाते हैं और एप्सिलॉन घटता है, तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये देखो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा था ये इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी एप्सिलॉन की, तो ये एनोमलस डिस्पर्शन है। नॉर्मल डिस्पर्शन अकर्स एवरीवेयर एक्सेप्ट इन द नेबरहुड ऑफ अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये कह रहा है कि जो आपका ये जर्क होता है यहाँ पर आपका रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के अलावा बाकी जो भी रेंज होती है, बाकी जो भी आपके पास एरिया है, बाकी जो भी रेंज है, वहां पर कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल डिस्पर्शन वहां पे देखने को मिलता है। एंड ओनली वेयर देर इज एनोमलस डिस्पर्शन इज द इमेजरी। और जहां पे रेजोनेंस होता है, वहां पे इमेजिनरी पार्ट ज्यादा होता है, और वहां कौन सा डिस्पर्शन होता है, एनोमलस डिस्पर्शन होता है। सो आई होप मैंने आपको समझा दिया है, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया। नाउ since a positive imaginary epsilon represent dissipation of energy from the EM wave into the medium, the regions where epsilon is large, imaginary epsilon is large, called regions of resonance absorption। तो यहाँ पे जो ये resonance वाले part है, मतलब जहाँ पे हमें ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जे पे हाइक मिल रहा है, जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट डोमिनेट कर रहा है, उन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट अब्जॉर्प्शन वाले एरियाज, ठीक है। ये सेकंड मॉडल हुआ हमारा। लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर कैसा होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से कैसे पता चलती है, उस पर चलते हैं। देखो, इफ सम फ्रैक्शन एफ नोट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल्स आर फ्री। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से जो एफ नोट इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है। अगर वो फ्री है, सुसाइड सी बात है, वो ऑसिलेशंस क्यों करेंगे, वो फ्री है, तो उसके लिए ओमेगा नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है।
इफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज एग्जिबिटेड सेपरेटली, तो आपका जो अभी हमें फॉर्मूला मिला था उसमें जो इलेक्ट्रॉन के लिए था वो सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए था, उसमें से हम फ्री इलेक्ट्रॉन वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर अलग से सेपरेट लिख दें और बाउंड इलेक्ट्रॉनों का कॉन्ट्रीब्यूशन सेपरेट लिख दें, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, करेक्ट, इसे मैंने एज इट इज लिखा है, अभी मैंने कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया है। इसमें अपन यहाँ पर इस इक्वेशन से इस कंडीशन में अगर एफ नोट फ्री है तो एफ नोट का कॉन्ट्रीब्यूशन अलग से यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे ये हम देख लेते हैं। तो ये हमें देखो इक्वेशन 2 जो है वो तब था जब सारे इलेक्ट्रॉन्स का हमने बाउंड माना था। अब इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एफ नोट वाले हैं उनका पोर्शन अलग करना है और बाउंड वाले का पोर्शन अलग करना है जो डाइपोल बना रहे हैं, फ्री वाले डाइपोल नहीं बना रहे हैं। ओके, सो देखो ये इक्वेशन हम कैसे लाएंगे, हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, जनरल एक्सप्रेशन था, इसका क्या करना है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए हमें ओमेगा जे को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। सो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें माइनस कॉमन मिल जाएगा, माइनस कॉमन रखने के बाद हमारे पास ये टर्म बचेगा। इसमें से अगर माइनस का आयोटा ओमेगा कॉमन ले लो, सो देखो हमने क्या लिया, माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे था, आयोटा ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, गामा नोट, और इस ओमेगा स्क्वायर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा जो टर्म हमने कॉमन लिया है विच इज आयोटा ओमेगा। ठीक है, अब ये माइनस आयोटा ओमेगा हमने एज इट इज यहाँ रखा और यहाँ ओमेगा से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आयोटा ऊपर जाके माइनस बन जाएगा, सो गामा नोट माइनस आयोटा ओमेगा, और ये वैल्यू किसकी है, ये 1 अपॉन जो भी हमारा ओमेगा जे स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा गामा ओमेगा जे, आई डोंट नो ये शायद इसी की वैल्यू थी। इसकी वैल्यू कब थी, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री माना था यानी ओमेगा जे को जीरो किया था, तब इस टर्म को रिप्लेस किया जा सकता है इससे, यानी कि ये जो था वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। और अगर इस टर्म को फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें लिखना हो तो इस एक्सप्रेशन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। अब हम जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं, हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो कि ये था। ठीक है, इस इक्वेशन में पूरी इक्वेशन को एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 जो है वो एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। बाकी हमने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर देखो समेशन एफ जे है, इस समेशन एफ जे के अंदर हमें दो पार्ट में इसको तोड़ना है। एक तो हमें क्या करना है, समेशन एफ जे जो है वो रहने देना है, प्लस और जितना भी पार्ट एफ नोट वाला था, जितना भी पार्ट एफ नोट वाला था उसको अलग से लिखना है। ठीक है, सो जितना भी पार्ट समेशन एफ जे वाला था उतना पार्ट सारा जो है इंक्लूड करके उसके लिए जो एप्सिलॉन आता है वो तो हम इस एप्सिलॉन नोट के अंदर ऐड कर देते हैं, मान लीजिए। तो एप्सिलॉन नोट के अंदर कुछ टर्म ऐड होगा जो कि उन इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा जो कि बाउंड इलेक्ट्रॉन थे। सो बाउंड इलेक्ट्रॉनों की वजह से टोटल हमें मिलेगा एप्सिलॉन बी। अब रिमेनिंग पार्ट कौन सा रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन का रहा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास एन ई स्क्वायर अपॉन एम जो है वो एज इट इज लिखा है, एन ई स्क्वायर अपॉन एम हमने यहाँ एज इट इज लिखा है, और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ नोट आएगा ही आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ नोट आएगा ही आएगा। और बाकी ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसकी जगह हमने अभी अभी निकाला है, इसकी जगह हमें ये वाली वैल्यू रखनी है, ये वाली दिस वैल्यू वी हैव टू पुट, तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है, आयोटा नीचे था तो ऊपर गया इसलिए प्लस हो गया, और ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। सो दिस इज ड्यू टू डाइपोल्स, ये वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है जो ऑसिलेशन कर रहे हैं डाइपोल की वजह से है, और ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इसके अंदर जो नंबर आ रहा है वो एफ नोट है, और ये जो है वो एफ जे में से एफ नोट को माइनस कर दो तो जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो ये वाली इक्वेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब हमारा इक्वेशन जो 3 है वो हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बी जो है दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल अदर डाइपोल्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो अभी भी बाउंड है। नाउ इफ वी एग्जामिन द मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन, तो हमें पता है डेल क्रॉस एच जो होता है वो होता है जे प्लस डी डी बाई डी टी, वहां जहां कैपिटल डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, जे हम जानते हैं ओम्स लॉ से सिग्मा ई होता है। ठीक है, एन हैज अ नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन बी, देन द इक्वेशन बिकम्स, तो इस इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, इस इक्वेशन फॉर्म 4 में आएगी। अब ये कैसा है देखते हैं, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जे प्लस डेल डी बाई डेल टी था, जे होता है सिग्मा ई और डी हमें पता है क्या होता है, एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा और डेल ई ओवर डेल टी। अब हमने ई को क्या माना था, हमने ई को माना था ई नॉट ई रेस पावर माइनस आई ओमेगा टी, तो डेल ई अपॉन डेल टी जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस आई ओमेगा, और वापस ये का ये टर्म आ जाएगा तो मैं इसको ई लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा ये टर्म। इसको सिंप्लीफाई किया ये हो जाएगा, इनमें से माइनस आयोटा ओमेगा कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गया। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें,
तो एप्साइलन के अंदर अगर कोई टर्म ऐड हो रहा है तो उसकी डायमेंशन भी किसकी डायमेंशन होगी, एप्साइलन की डायमेंशन होगी। सो अगर हम ये सारे जो इफेक्ट हैं अगर ये नेग्लेक्ट कर देते तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होता, ब्रैकेट के अंदर वो टर्म जो होता है वो सिंपल एप्साइलन को डिनोट करता, करेक्ट। अगर वो सिंपल एप्साइलन को डिनोट करता तो इक्वेशन नंबर 3 से इसको कंपेयर करते तो यहाँ पर हमारे पास एप्साइलन होता, करेक्ट। यहाँ पे मतलब ये पूरा टर्म जो होता वो एप्साइलन होता। सो यानी कि इस पूरे टर्म को हम एप्साइलन लिखते हैं। अगर हमारे सारे इफेक्ट नेग्लेक्ट कर देते तो यहाँ एप्सिलॉन बी है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन बी आ रहा है, क्योंकि हम बाउंड चार्ज की बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। ये जो पूरा टर्म है अगर ये सारे इफेक्ट नेग्लेक्ट होते तो ये पूरा टर्म जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता, सिंपल एप्सिलॉन को। यानी कि सिंपल एप्सिलॉन जो है वो हमारा होता है एप्सिलॉन बी प्लस आयोटा सिग्मा अपॉन ओमेगा, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। सो इक्वेशन नंबर 3 देख लेते हैं। यानी कि मैं यहाँ थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मैं लिख देना चाहती हूँ ये चीज ताकि मैं यहीं से कंपेयर कर लूँ। यस, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बी प्लस आई सिग्मा अपॉन ओमेगा। और हमें इक्वेशन नंबर 3 में क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बी प्लस आई, करेक्ट। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बी, इसकी जगह तो हमें ये मिल गया एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बी। अब हम कंपेयर करेंगे बाकी टर्म्स को तो आयोटा से आयोटा भी हट जाएगा हमारा, करेक्ट। इस ओमेगा से ये वाला ओमेगा भी हट जाएगा। इसका मतलब जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म के अंदर हमारे पास बना है एन ई स्क्वायर एफ नॉट अपॉन एम गामा नॉट माइनस आई ओमेगा। तो हमारा जो सिग्मा है वो देखो ये बनेगा। सो ये हमारे पास कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो दिस इज एसेंशियली, और कंडक्टिविटी हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारे पास कौन सा था, एफ नॉट था। ये ड्रूड मॉडल से बिल्कुल मैच भी है। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी एट फ्रीक्वेंसीज फार अबव द हाईएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा पे आए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 के फॉर्म में। कैसे, लेट्स सी। 6 और 7 कैसे आएगा वो देख लो। सो हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन था वो हमारे पास ये था, ये वाला, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन यही था हमारे पास में। ये कह रहा है कि एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी पे चले जाओ। सो ये ओमेगा इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके सामने इस टर्म को जीरो कर दो और इस टर्म को जीरो कर दो, अवॉइड कर दो। तो ये क्या बचेगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर है और उसकी पावर -1 है। यानी कि ये बन जाएगा -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव साइन तो रहेगा, उसकी पावर इनवर्स भी करना है। सो इधर टर्म एज इट इज है, 1 की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम। तो एन ई स्क्वायर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एम आ जाएगा। समेशन एफ जे को अपन क्या रखेंगे, जेड रखेंगे, तो जेड भी आ जाएगा। और यहाँ से हमें मिल जाएगा -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब इसको हम एज इट इज रखते हैं, ये माइनस जो है इसको यहाँ रखते हैं, और हमारे पास इस ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज रख दो। रिमेनिंग पूरे टर्म को सपोज कर दो ओमेगा पी स्क्वायर, क्योंकि 1 में से अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो एक नंबर ही होगा। नंबर तभी हो सकता है जब ऊपर और नीचे की डायमेंशन सेम हो। तो अगर नीचे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है तो ऊपर वाला टर्म भी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ओमेगा पी स्क्वायर जो है वो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, इससे रिप्रेजेंट किया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 जो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। एंड दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी होती है। दिस डिपेंड्स ओनली ऑन द टोटल नंबर एनजेड। ये हमारा एक्सप्रेशन में दिख गया, ये केवल एनजेड पे डिपेंड कर रहा है। ये देखो एन और जेड, ठीक है, ये एनजेड पे डिपेंड कर रहा है। Number of per unit developed, this is called the plasma frequency of the medium. The wave number is given in the limit by, ये वाला एक्सप्रेशन आई होप ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये रिलेशन हमने अभी भी देखा था, ठीक है। इसमें एलसीएम लिया तो हमें ये मिल गया। हम जानते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन आर होता है, और इस टर्म को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये इक्वेशन मिल गई। ओके, ओमेगा पी को इस साइड भेज दो तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ओमेगा हम जानते हैं कितना होता है, ओमेगा बाय वी जो होता है वो के इक्वल होता है। सो ओमेगा जो है यहाँ से कितना हो जाएगा, वी इंटू के हो जाएगा, तो वी स्क्वायर और के स्क्वायर हो जाएगा। और प्लेन वेव इन नॉन कंडक्टिव मीडियम और प्लेन वेव इन कंडक्टिव मीडियम से आपने एक फॉर्मूला देखा था, v इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये पढ़ा था। सो वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा सी अपॉन, और इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये टर्म एज इट इज है। अगर नॉन मैग्नेटिक मीडियम है हमारे पास में तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारे पास में, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और एप्सिलॉन आर का स्क्वायर इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, है ना। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो सी स्क्वायर के स्क्वायर, सो ये हमारे पास आ जाएगा
जो रिलेशन मैंने अभी आपको दिखाया था वो कौन सा, ये वाला इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9 जो है वो आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 8 भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन रिलेशन फॉर ओमेगा इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया अप्लाइज फॉर ओमेगा स्क्वायर इज लार्जर देन ओमेगा पी स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो इन सर्टेन सिचुएशन सच एज आइनोस्फेयर और टेन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक प्लाज्मा, प्लाज्मा की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री एंड द डैम्पिंग इज नेग्लिजिबल, डैम्पिंग नेग्लिजिबल से मतलब गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन इक्वेशन 6 होल्ड्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग ओमेगा लेस देन ओमेगा, ये मुझे नहीं समझाना है आपको। इस कंडीशन में देखो एटेन्यूएशन कांस्टेंट जो होता है उसका फॉर्मूला बता देती हूँ। प्लाज्मा के केस में एट ओमेगा इक्वल टू 0 हमें 2 ओमेगा पी अपॉन जो सी है वो कैसे मिलेगा, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है, क्योंकि गा अरे यार ये कितना लंबा है ये, नहीं कोई बात नहीं, ये लास्ट है, ये इतना सा है, ये इवन नहीं भी लिख के आओगे तो भी चलेगा, बट प्लाज्मा का अगर समझना है कि अटेन्यूएशन कांस्टेंट कैसा है तो वो देख लेते हैं थोड़ा। देखो इसके अंदर हमारे पास में एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, हमें प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी क्या मिली है। हाँ, ये प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी में मिली है, यहाँ से देखो एन ई स्क्वायर जेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम, है ना, ये ओमेगा पी स्क्वायर में मिला है, ओमेगा पी में मिला है। सो एक रिलेशन है जो बताना है आपको, वो मैं बता देती हूँ। हमें ओमेगा पी स्क्वायर की वैल्यू मिली है एन जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम, करेक्ट। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, सी बाई वी होता है, और हम जानते हैं के कितना होता है, ओमेगा बाई वी होता है। तो v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, v की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के और यहाँ पे पुट करेंगे। सो के हमें कितना मिल जाएगा, एन ओमेगा बाई सी। ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, के हमारे पास एन ओमेगा बाई सी आ जाएगा, तो के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है, इसको के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ रखी थी, के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी, के स्क्वायर की वैल्यू देखो हमें कहाँ से मिली हुई थी, एक के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास एक रिलेशन ये था, अभी अभी हमने डिराइव किया था, सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पी का स्क्वायर, यहाँ से आप के स्क्वायर निकालना। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ओमेगा पी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास आएगा। तो इस वाली इक्वेशन से, और इस यहाँ पे भी के स्क्वायर है, तो देखो इसका एलएचएस और इसका एलएचएस सेम है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है। सो जो कोफिशिएंट है रिमेनिंग एन स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होगा, इस रिमेनिंग कोफिशिएंट के। तो एन स्क्वायर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। सो ये हमारे पास में सॉरी यहाँ पे एन ही है, आई थिंक इसका स्क्वायर नहीं है, ओ गॉड, यस, क्योंकि वो के स्क्वायर मिला था ना हमें। हाँ, तो दोनों कंपेयर कर लेना, एनीवेज लेट मी जस्ट सी कि हमारे पास कंपैरिजन से क्या आता है। हाँ राइट, ये सही है, एन स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना आप, एन की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास देखो स्किन डेप्थ के बारे में हमने पहले पढ़ा था, डेल्टा 1 अपॉन बीटा होता है, बीटा होता है एटेन्यूएशन कांस्टेंट, और बीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद ही रखना है, ओमेगा एन अपॉन सी। अब आपके पास एन की वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू पुट करनी है, ओमेगा एन बाई सी आपको पुट करना है। सो यहाँ से आपके पास में बी, ये बस एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। सो एटेन्यूएशन कांस्टेंट ओमेगा बाय सी रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये एटेन्यूएशन कांस्टेंट हमारे पास हो जाता है। ओके, और अगर इसे पी के टर्म्स में बात करें तो ये पी के टर्म्स में क्या होगा, देखो डेल्टा अगर निकालते हैं तो डेल्टा 1 अपॉन बीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा बाय सी ओमेगा पी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और उसकी पावर 1/2, बात एक ही है। हमने इसका उल्टा कर लिया है और हमें
यहाँ पर ये मिल चुका है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि आप कर लेना। अब मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, ये वाला पार्ट सिंपल कैलकुलेशन है, मैं जस्ट बुक में से देख के लिख रही हूँ। ओमेगा पी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर नियरली इक्वल टू सी बाय ओमेगा पी हो जाएगा, अगर हमारा ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा पी है तो। सो आप ध्यान से देखिए कि डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, सी बाय ओमेगा पी। तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है, डेल्टा का इनवर्स होता है, तो ओमेगा पी अपॉन सी। तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट ओमेगा पी बाय सी आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एटेन्यूएशन कांस्टेंट 2 ओमेगा पी बाय सी दिया हुआ है। इसका रीजन है, देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास इस केस के अंदर सच वेव्स इंसिडेंट ऑन प्लाज्मा, प्लाज्मा पे जो वेव इंसिडेंट होती है दे आर रिफ्लेक्टेड बैक। तो अगर कोई वेव आई है और वो वापस रिफ्लेक्ट होके चली गई है, या फिर कोई आई है उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होके चली गई है, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो कितने से चेंज होता है, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एच क्रॉस के, सीजीएस गाउसियन यूनिट में एच क्रॉस हमारे पास 1 होता है, तो 2 के हो जाएगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 का फैक्टर आ रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, नाउ वी हैव दिस एक्सप्रेशन। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये कैसा है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल एट हाई फ्रीक्वेंसीज, ओमेगा बहुत लार्ज हो जाए मान लीजिए गामा नोट से। मेटल के केस में हमारे पास क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। मेटल के लिए आई विल सॉल्व दिस फॉर्मूला। ये बोल रहा है कि ओमेगा की वैल्यू गामा नोट से बहुत ज्यादा है, तो गामा नोट को क्या करेंगे अपन, अवॉइड करेंगे। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला था, देखो ये वाला फॉर्मूला वीडियो बैक करके देख लेना, हमें मिला हुआ था। इसमें गामा नोट को जीरो कर दो, तो इस वाले पार्ट को जीरो करेंगे, गामा नोट हमारा जीरो हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, एंड इस वाले पूरे पार्ट को तो अलग से लिख लिया, 1/ओमेगा स्क्वायर को अलग से लिख लिया, और ऊपर नीचे एप्सिलॉन नोट से मल्टीप्लाई कर दिया। वी नो दिस वैल्यू इज ओमेगा पी स्क्वायर, तो ओमेगा पी स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और हमारे पास सॉरी एप्सिलॉन नोट को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तब ओमेगा पी आएगा, क्योंकि ओमेगा पी स्क्वायर जो था वो हमारे पास कितना था, एन ई स्क्वायर। एफ नोट जो था उसकी जगह जेड समझ लेना, एन एफ नोट जो है वो जब सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, क्योंकि मेटल की बात कर रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑलमोस्ट फ्री होंगे। सो जेड आ जाएगा, सो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर जेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम, और एफ नोट को हमने क्या पुट किया है, जेड पुट किया है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे। दैट्स इट, मेटल की बात भी हो गई। ठीक है, बाकी ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट मी शो यू इन जेडी जैक्सन दिस टॉपिक। तो ये सारे हैं, ये हमने पढ़ लिए हैं ना, ये हम यहाँ तक 7.62 तक पढ़ चुके हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है बस। थैंक यू सो मच एवरीवन।